तो फाइनली आज हम लेकर आ गए हैं टाटा हैरियर का पेट्रोल वेरिएंट का ड्राइव रिव्यू। के अलावा हमने टाटा सफारी का ड्राइव रिव्यू भी किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाके देख सकते हैं। ये है टाटा का नया 1.5 लीटर हाइपीरियन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 170 PS की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जो हमने सेरा में चलाया था वो भी 1.5 लीटर हाइपीरियन था, लेकिन उसकी पावर स्पेसिफिकेशन अलग थी। वहाँ पे आपको 158 PS की पावर और 255 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता था। यहाँ पर पावर भी ज़्यादा है और टॉर्क भी ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ी भी बड़ी है भाई। आप हैरियर की लुक तो देखिए, अब इस गाड़ी में आपको छोटा मोटा इंजन थोड़ी ना मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से उन एक्सेसरीज़ में से एक एक्सेसरी है टायर इन्फ्लेटर। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ वंडर करंट का टायर इन्फ्लेटर, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि क्या होता है कि गाड़ी चाहे नई हो चाहे पुरानी, टायर कभी भी पंक्चर हो सकता है, हवा उसकी कभी भी निकल सकती है। जैसे आप अपने मोबाइल का चार्जर साथ रखते हैं ना, वैसे कार के लिए कार का टायर इन्फ्लेटर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये टायर इन्फ्लेटर जो है, इसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये सिर्फ टायर इन्फ्लेटर नहीं, सबसे पहली चीज़ तो ये एक तरीके का एक पावर बैंक है। इसमें आपको 8000 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे कि आप अपना मोबाइल वगैरह कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। आप देखें तो आपको उसमें टाइप C पोर्ट मिलता है, टाइप A पोर्ट भी मिलता है, टॉर्च भी मिल जाती है। अगर आप इसके डिस्प्ले में देखेंगे तो आपको दो जगह पे जो है वो फिगर्स दिखाई देंगी। नीचे वाली फिगर ये है कि अभी करंटली आपने इसको कितने पे सेट किया हुआ है, यानी कि 36 ये मैक्सिमम एयर जो है इन्फ्लेट करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ऊपर वाला जो है वो आपकी करंट टायर की इसकी सिचुएशन बताएगा कि अभी करंटली आपके टायर में कितनी हवा है। उसके साथ साथ आपको कई सारी एक्सेसरीज मिलती हैं। अगर आप कार के लिए इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको और ज़्यादा कोई एक्सेसरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप बाइक में, अपनी साइकिल में, इनफैक्ट कि आप अपने बच्चों की फुटबॉल भी इससे इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है। अब हमें इस टायर के साथ इसको यूज़ करना है। हल्का सा लगा करके प्रेस करूँगा और फोल्ड कर दूंगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी करंटली जो टायर में एयर प्रेशर है वो 31.5 है, और मैं चाहता हूं कि ये 36 हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देता हूं। अब आपने देखा कि जैसे ही इसने 36 एयर जो है इन्फ्लेट करी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये स्टॉप कर दिया। कितने ईजी टू यूज़ है और कितना हैंडी है। छोटे से पैकेट में आता है और आप इसको इसमें वापस रख के जो है अपनी बूट स्पेस में या कहीं भी ग्लव बॉक्स में भी रख सकते हैं। अगर आप भी इस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिए हैं। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, इनकी साइट पे भी अवेलेबल है। आप कहीं से भी जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। सफारी का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखिए। अगर आप सफारी लेने में इंटरेस्टेड है, हैरियर लेने में इंटरेस्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं ड्राइव रिव्यू। सबसे पहले तो इसका क्रीप मोड टेस्ट कर लेते हैं, और विदाउट गिविंग एनी एक्सेलरेशन मैं इसको चेक करता हूँ कि ये क्रीप मोड पे कितना लेता है। तो आप देखिए कि ये वापस, जैसे हमने सफारी में नोट किया था वैसे ही इसको वापस ये 8 किलोमीटर्स की स्पीड पे चल रहा है, और RPM अगेन 600-700 RPM के आसपास है। तो 700 RPM में आपको ये जो है क्रीप मोड देखने को मिलेगा। गियर शिफ्टिंग अगेन जो है वो 2000 RPM से ऊपर होती है, तकरीबन 2400 के आसपास जो है 2300-2400 RPM के आसपास इसकी गियर शिफ्टिंग रहती है। और टॉर्क कन्वर्टर जो है ये पहले हुंडई से लेते थे टाटा वाले, लेकिन अब जो इस बार इन्होंने टॉर्क कन्वर्टर यूज़ किया है वो एसिन जापान से यूज़ किया है। और इसकी जो ट्यूनिंग है इंजन के साथ, ये काफ़ी मुझे बेटर लगी है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस हैरियर सफारी। और काफ़ी हद तक जो है ये टॉर्क कन्वर्टर कंट्रोल करके रखता है RPMs को, और आपके RPM को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देता है। तकरीबन जो है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ये लकीर का फ़कीर है कि आपको जो 2400-2500 RPM पे अगर गियर शिफ्टिंग करनी है तो 2400-2500 RPM पे ही गियर शिफ्टिंग करेगा, ऐसा भी नहीं है। ये गियर शिफ्टिंग जो है अपनी एज़ पर दी स्पीड, एज़ पर दी जो उसकी जो इंटरनल प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग करता है। 2000 से लेकर 2400 RPM के आसपास के बीच में ये गियर शिफ्टिंग हो जाती है। अभी हम 55 पे चला रहे हैं, और 55 की स्पीड पे अराउंड D4 पे ये चल रहा है। तो 70 में D5 ही आ गया है। और लेट्स से कि अभी आगे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक काफ़ी है और हम इसको D6 पे नहीं ले जा पाएंगे। तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ। आपको यहाँ पर स्क्रीन जो है वो सैमसंग की QLED डिस्प्ले मिलती है 14 इंचज़ स्क्रीन के साथ, और ये इसका जो विजिबिलिटी है, इसका जो ओवरऑल फील है स्क्रीन का, बिल्कुल ही डिफरेंट है पहली स्क्रीन से। एक्सट्रीम सनलाइट में भी ये इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत शानदार है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप आगे फ्रंट में अगर डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड में आपको अगेन वैसी वुडन सी फील दी गई है, लेकिन ये वुड नहीं है, ये एक तरह का ये प्लास्टिक है जिसे यूज़ किया गया है।
ऊपर भी आपको यहाँ पर साथ जो है हार्ड टच ही मिलता है। इस साइड पे यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलता है। आर्मरेस्ट जो है अब स्लाइडिंग आपको मिल गया है, पहले आर्मरेस्ट जो है वो स्लाइडिंग नहीं आता था। दूसरी चीज़ यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें आपको ड्राइविंग मोड्स वगैरह सब इको, स्पोर्ट्स और सिटी मोड मिलता है। अभी हम करंटली जो है सिटी मोड पे चला रहे हैं, इसको हम तीनों मोड्स में ट्राई करेंगे। उसके अलावा टेरेन मोड्स भी आपको कई सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्लस इसमें और जो कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह किए गए हैं, इसमें आपको कैमरा वॉशर मिलेगा। अगर आप फ्रंट वॉशर यूज़ करते हैं तो फ्रंट वॉशर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 360 डिग्री कैमरा ऑन करता हूँ, अगर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये देखिए मैंने पीछे का जो वाइपर साफ़ किया तो उसने पीछे वाले कैमरे को भी इसने क्लीन कर दिया, ये देखिए। लेकिन कहीं से अगर धूल मिट्टी वगैरह वाइल ड्राइविंग जो अगर आपके कैमरे पे आ गई है तो आप उसको जो है बिना नीचे उतरे अपना वॉशर से जो है क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा जो चेंज यहाँ पर किया गया है वो ये कि 6 वे एडजस्टेबल जो ड्राइवर सीट है उसमें जो मेमोरी फंक्शन मिलता है वो सिर्फ आपके अब ड्राइविंग सीट की मेमोरी को नहीं, आपके ORVM की सेटिंग्स को भी जो है वो मेमोराइज करके रखेगा। और आप उसमें जो भी सेटिंग सेव करते हैं तो वो आप जिस सेटिंग पे आप रहेंगे तो वो अकॉर्डिंगली आपके ORVM को भी एडजस्ट कर देगा। ये कलर जो हम चला रहे हैं अभी आप जो देख रहे हैं, ये कलर भी इसमें न्यू है और ये कलर भी आपको सिर्फ एकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट या इसके ऊपर जो एक अल्ट्रा वेरिएंट आता है उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको वही 4 स्पोक स्टीयरिंग आपको मिलता है जो पहले आता था सफारी और हैरियर में, उसी तरह का स्टीयरिंग है। अगर आप उसकी कनेक्टेड फील होने की बात क्वेश्चन करेंगे तो अगेन इट्स अ टिपिकल टाटा स्टीयरिंग, जो मैंने अपने सफारी के रिव्यू में भी बताया था कि स्टीयरिंग जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आपको इसमें मिलता है, थोड़ा सा चलाने के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी, आपको इसका आइडिया हो जाएगा और उसके बाद फिर आप इसको बहुत ही ईजिली बहुत आराम से जो है मैनेज कर पाएंगे। आपको किसी तरह का कोई डिले या किसी तरह का कोई डिस्कनेक्टेड फील नहीं होगा। इवन एट द हायर स्पीड ऑल्सो जब आप इसको 120, 130, 150 पे चलाते हैं वहाँ पे भी इसका स्टीयरिंग आपको कॉन्फिडेंस ही देगा। एंड सेकंड थिंग कि जब आप इसके स्टीयरिंग में जब स्पीड जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो इसका स्टीयरिंग धीरे धीरे इसका जो वेट भी गेन करता है और वहाँ पर आपको और ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस आता है। सेकंड चीज़ सस्पेंशंस की बात करें तो ख़राब रोड्स पे भी हमने इसको निकाला, वहाँ पर भी इसके सस्पेंशंस काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने परफॉर्म किया। इवन कि पहले भी जब हम देखते हैं तो टाटा की कार्स में सस्पेंशंस अगेन बहुत अच्छे से काम करते हैं और यहाँ पर भी सेम वैसा ही परफॉर्म किया। बॉडी रोल की बात करें, इसके मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। बॉडी रोल आपको हल्का फुल्का ज़रूर फील होगा जब आप शार्प टर्न्स या एजिस कट्स वगैरह लेते हैं, कर्व्स वगैरह में गाड़ी को तेज़ी से मोड़ते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बॉडी रोल ज़रूर फील होगा, विच इज़ ओके बिकॉज काफ़ी थोड़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ बड़ी गाड़ी है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। इसका प्लेटफॉर्म वही ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म लिया गया है और उस प्लेटफॉर्म जो डिराइव्ड है वो आपके रेंज रोवर की जो D8 प्लेटफॉर्म है उससे डिराइव्ड है। ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म वही इसमें यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी हम रेंज रोवर की बात कर रहे हैं और सामने हमारे रेंज रोवर जा रही है, तो ये आप मान सकते हैं कि जैसे वो भी टाटा का ही ब्रांड है, ये भी टाटा का ही ब्रांड है, तो रेंज रोवर की जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी में प्लेटफॉर्म आपको मिलता है वही आपको ये 20-25 लाख 30 लाख की गाड़ी में भी आपको वही सेम प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है। कि माइलेज देख सकते हैं 10 के आसपास की माइलेज अभी भी फिलहाल ये दिखा रहा है और मेरा मानना ये है कि अगर मैं इसको इसी स्पीड पे जो है, इसी स्पीड पे तो नहीं, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी 60-70 की स्पीड पे भी क्रूज़ करता रहूँगा, माइलेज मेरे को निकाल करके इस हाईवे पे निकाल करके दे देगा। लोगों का सबसे बड़ा डाउट यही था कि 1.5 लीटर जो आप हाइपीरियन इंजन लेके आ रहे हैं उसमें आपको माइलेज क्या निकलने वाली है। तो माइलेज अगेन आपकी डिपेंड करता है चलाने पर भी, आप कहाँ चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बट स्टिल मेरा मानना ये है कि 12 से 13 की माइलेज ये आपको जो है आराम से निकाल करके दे देगा अपना सिटी ट्रैफिक में, और हाईवे में 15 के ऊपर आप इसको 15-16 इवन 18 भी आप इसको क्रॉस कर जाएंगे। इसकी पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 170 PS की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दोनों ही कार्स में इस इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। बाकी आप खुद से टेस्ट ड्राइव कीजिए और वो चीज़ आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी हमारे एंड पे अगर हम बात करें, दोनों गाड़ी हमने चला ली हैं, मेरे लिए दोनों कार्स में इसके परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत खास ज़्यादा आपको देखने को प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, चाहे वो सफारी जैसी 4.7 मीटर की गाड़ी हो या 4.5 मीटर की आपकी हैरियर हो। दोनों का ग्राउंड की जो व्हील बेस है वो तकरीबन 2700 mm के आसपास ही है। जब इसका एक्सीलरेशन हम थोड़ा देते हैं, ज़्यादा देते हैं, तो कैबिन के अंदर आपकी जो नॉइस है वो बहुत कम आती है, इतनी ज़्यादा नॉइस नहीं आती है, बिकॉज एक्सीलरेशन देने के बाद भी ये इंजन जो है 4 सिलेंडर वो आपको बहुत ज़्यादा शोर नहीं करता है, बिकॉज 4 सिलेंडर इंजन जो है वैसे भी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो कम थोड़ा साउंड जनरेट करता है। सडन एक्सीलरेशन करने पर इसमें भी आपको हल्का सा साउंड है, लेकिन वो NVH जो आपका जो है वो मेंटेन रहता है, उतना ज़्यादा कैबिन के अंदर उतना ज़्यादा साउंड जो है वो नहीं आता है।
टर्बो लैग का डेफिनेटली आपको हल्का सा फील होगा जब आप एकदम सडन एक्सीलरेशन देंगे। अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग की बात करें तो जैसे हमने सफारी में देखा था बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म ये यहाँ भी कर रहा है। हल्की सी जब अप शिफ्टिंग होती है तो 2400-2500 आरपीएम के पास जाकर आपको फील होगा कि गियर शिफ्ट हुआ है। गियर जो इंडिकेटर है वो आपको स्क्रीन पे दिखता है कि D1 D2 D3 किस गियर पे इस टाइम पे है गाड़ी। उसके साथ साथ यहाँ पर आरपीएम मीटर भी है जो आपका 1.5 2000 आरपीएम के आसपास जो आपको बताता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी वो ये कि जो आरपीएम मीटर है आपका वो 1.5 से सीधा फिर 2 जाता है, 2 से 2.5, बीच में बार्स नहीं आते हैं। तो आप एक सिर्फ आइडिया लगा सकते हो कि ये 1600 है कि 1700 है कि 1800 है। एग्जैक्ट आरपीएम का जो है वहाँ पर आपको वो बार नहीं दिखते हैं, यानी कि 1.5 और 2 के बीच में 3 या 4 बार्स आने चाहिए। और 100 की स्पीड पे उसने 1700-1800 आरपीएम यानी बिलो 2000 पे मेंटेन करके रखा हुआ था। अब आप ये चीज़ जानते हैं कि जब आप कोई भी जो कार को 2000 से नीचे मेंटेन करके रखते हैं तो आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बेटर मिलती है। अभी फिलहाल जो फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो 10.3 है, लेकिन हम उस माइंडसेट से नहीं चला रहे हैं कि हम एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकालें, बिकॉज अगर फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है तो फिर आपको उस तरीके से चलाना भी पड़ता है। अभी हम इसको जहाँ कोशिश हो रही है वहाँ भगा भी रहे हैं, स्पोर्ट्स मोड में भी भगा रहे हैं, सिटी में भी भगा रहे हैं, हम इसको ब्रेक टेस्ट भी कर रहे हैं, हम इसको सडन एक्सेलरेशन भी कर रहे हैं, सडन ब्रेक भी कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो वहाँ पर फिर फ्यूल एफिशिएंसी एग्जैक्ट नहीं निकल के आ पाती है। दूसरी चीज़, टैंक टू टैंक में भी अगर आप करें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू दी आपके ऑडोमीटर में क्या एफिशिएंसी फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है। बट स्टिल टैंक टू टैंक जब हम करते हैं तो वो एग्जैक्टली निकल के आती है। जब हम ये गाड़ी हमारे पास जो है कुछ दिनों के लिए आएगी तो हम फिर इसका टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट भी ज़रूर करेंगे आपके लिए। लेकिन आज जो मेजर हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो हमारा इसकी ड्राइव रिव्यू पे रहेगा कि अभी चलने में कैसी है। डाउन शिफ्टिंग की बात करें तो डाउन शिफ्टिंग थोड़ी सी मुझे स्लो लगती है एज़ कम्पेयर टू की अदर कार जहाँ पर हम टॉर्क कन्वर्टर चलाते हैं। जैसे मैंने अब इसको M3 से M2 किया तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का यहाँ पे थोड़ा सा डिले लगेगा, उसके बाद ये डाउन शिफ्टिंग हो जाती है। और दूसरी चीज़ के स्लो स्पीड पे आपको डाउन शिफ्टिंग और अप शिफ्टिंग ज़्यादा फील होगी एज़ कम्पेयर टू हायर स्पीड। अगर आप 70-80 से अबव है, 80 के ऊपर है, 90-100 पे है, तो वहाँ पर आपको अप शिफ्टिंग जो है वो उतनी जल्दी फील नहीं होती है। दूसरा, आरपीएम्स भी उतने ज़्यादा एकदम से ऊपर नीचे नहीं होते, एक लेवल पे मेंटेन होकर रहते हैं, 1500 से 1800 आरपीएम के बीच बीच में वो रहते हैं। ब्रेक बाइट वगैरह की हमने पहली बात कर ली थी। ब्रेक बाइट काफ़ी अच्छी है, एक अच्छी खासी स्पीड पे 80-100 की स्पीड के बाद अगर आप जब इसको सडन ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर कार जो है वो बिल्कुल स्टिल एकदम जाके खड़ी होती रहती है। कोई आपको झटका फील नहीं होता, कोई ऐसा जर्क फील नहीं होता है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो या अपने ट्रैक से लेफ्ट राइट हो गई हो, ऐसा नहीं है। दूसरा, इसमें एडास लेवल 2 फीचर्स आते हैं आपको, जिसमें कि 22+ फीचर्स जो एडास के कंप्लीट फीचर्स हैं लेवल 2 के, वो सारे आपको इसमें मिलते हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग तक मिलता है। अगर आप आगे चल रहे हैं और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो अगर उतना एक्यूरेट नहीं है तो उसके बाद फिर वो सडन ब्रेकिंग खुद से कर देगा कि अगर आप ब्रेक नहीं प्रेस कर पाएंगे। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऑडोमीटर में दिखाना चाहूँगा वो ये कि मैंने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी जिसमें लिखा आ रहा था कि ड्राइवर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। अभी अगर मैं उसको दिखा पाऊँ आपको तो मे बी वो जब गाड़ी रुकेगी तो उस लेवल पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ड्राइवर कॉन्सेंट्रेशन लेवल था जिसमें ग्रीन बार्स आ रहे थे, और मुझे जहाँ तक वो लगता है कि वो इसी लेवल पे होगा कि आपके पॉइंट्स जो है वो आपके एक्यूमुलेट होंगे एज़ पर योर ड्राइविंग, कि आप किस तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं। इसकी प्राइसिंग जो है वो अभी आउट नहीं हुई है। प्राइसिंग अभी हमें नहीं पता है कि क्या प्राइसिंग इसकी रहेगी, बट डेफिनेटली इसकी प्राइसिंग जो है वो डीजल से थोड़ी कम आएगी, तभी लोग इसके लिए जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि एडवेंचर जो एक्स वेरिएंट इन्होंने कुछ टाइम पहले डीजल में निकाला था, जो हमने कवर किया था मुंबई जाके, वहाँ पर उसकी जो प्राइसिंग थी वो बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग थी। 18 लाख और 19 लाख में आपकी एडवेंचर एक्स वेरिएंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स टाटा ने टॉप वेरिएंट वाले जो हैं उनके एडवेंचर एक्स वेरिएंट में दे दिए थे। अब वो वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, या फिर यानी कि डीजल आपको लेना वैल्यू फॉर मनी है, या फिर आप पेट्रोल हाइपीरियन 1.5 4 सिलेंडर इंजन के लिए जाएंगे। लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि डीजल के बाद पेट्रोल कब आएगा, बिकॉज दिल्ली एनसीआर में या और भी स्टेट्स में जहाँ 10 ईयर्स वाला जो रूल है कि उसके बाद आपको कार को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, वो फिर काफ़ी एक लोगों के लिए जो है ऑब्स्टेकल बनता था किसी भी डीजल कार के लिए जाने के लिए। बट आई थिंक पेट्रोल में अगर इस तरह की गाड़ियों को मिलती है और परफॉर्मेंस इस तरह की मिलती है जहाँ पर परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है, आप जैसे ही एक्सीलेटर पैडल पे प्रेस करते हैं तो उसके पास पावर बहुत भरी पड़ी है, वो आपको उसी टाइम रिस्पॉन्ड करती है। हल्का सा टर्बो लैग फील होता है विच इज़ ओके, मतलब इस पर थोड़ी सी ट्यूनिंग पे अगर और अच्छे से काम हो जाए तो उतना थोड़ा टर्बो लैग वाली जो चीज़ है वो और ज़्यादा हट जाएगी।
और कोई ख़ास इतनी दिक्कत आएगी नहीं। बट यस, अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा टर्बो लैग आपको फील होता है, फिर एकदम से जो उसका स्वीट स्पॉट आता है वहाँ पे टच करते ही फिर वो टर्बो हिट कर जाता है और वहाँ से फिर परफॉर्मेंस की, पावर की कोई कमी आपको फील नहीं होती है। इसको फ़िलहाल अभी हम जो है स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं और देखते हैं कि स्पोर्ट्स मोड, आप देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है। जितनी भी जो नोटिफिकेशंस, साउंड नोटिफिकेशंस है वो ऑफ़ कर रखी हैं हमने, बिकॉज़ वो काफ़ी अनोइंग फील होती हैं। और अभी ये स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर लिखा आ गया, अब स्पोर्ट्स मोड पे है। सफारी में जब हमने इसका स्पोर्ट्स मोड चलाया था तो नेक्स्ट लेवल हमें परफॉर्मेंस में मज़ा आया था। अब यहाँ हैरियर में देखते हैं कि आपको किस तरह का जो है स्पोर्ट्स मोड यहाँ देखने को मिलता है। हल्का सा पंजा दबाते ही गाड़ी जो है वो एकदम से आगे की तरफ भागती है और आपको फील कराती है कि यस, जो पावर की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी जो सिटी मोड पे आपको नहीं मिल रही थी, वो अब आपको स्पोर्ट्स मोड में देखने को मिलेगी। नो डाउट यहाँ पर रेव्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, हल्का सा रेवी जो है वो इंजन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रेव इंजन यहाँ पर हो जाता है। थोड़ा सा शोर उतना नहीं मचाता है, रेव थोड़े से ज़्यादा करने लगता है और उसकी वजह से आरपीएम भी है वो भी जो आइडियल आरपीएम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जहाँ पर आपकी 70-80 पे D5 पे पहुँच जाती थी, वहाँ पर आप वो D4 पे रहती है, यानी कि थोड़ा सा लेट जो है वो गियर शिफ्टिंग करता है। वो यहाँ पर अगेन स्पोर्ट्स मोड की वजह से वो उसको परफॉर्मेंस ज़्यादा निकालनी है, टॉर्क ज़्यादा निकालना है, जिसकी वजह से वो आरपीएम्स जो है उसके बढ़ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने इसका ड्राइव रिव्यू यहाँ पे जो है वो हमारा फिनिश होता है। इसका अब फाइनल कंक्लूजन लेते हैं। फाइनली यहाँ पर ड्राइव रिव्यू खत्म होता है टाटा हैरियर का। किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, उस पर बात करते हैं। डीजल इंजन एक ऐसी प्रॉब्लम थी बहुत सारी स्टेट्स में जहाँ पर 10 साल के बाद आपको कार को जो है वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर टाटा ने जो है लोगों की डिमांड को सुना। बहुत टाइम से ये डिमांड चलती आ रही थी कि इसका पेट्रोल वेरिएंट कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, बिकॉज इस लेवल की, इस मैसिव लुक्स के साथ, इतने वेट के साथ की गाड़ी के पेट्रोल इंजन के साथ परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखना काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो उस लिए काफ़ी टाइम भी लगा, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। और यहाँ पर टाटा ने जो है अपनी उसी कहावत को पूरा करते हुए पेट्रोल इंजन आज फाइनली मार्केट में जो है हमें दे दिया है। प्राइसिंग इसकी अभी आउट नहीं हुई है और बहुत जल्दी प्राइसिंग भी आ जाएगी। इनफैक्ट इसको टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि पेट्रोल की परफॉर्मेंस कैसी है। हमारा वीडियो देखने के बाद आपका मन कर रहा है कि हाँ ठीक है, पेट्रोल के लिए मन बनाते हैं, तो टेस्ट ड्राइव फिर भी ज़रूर लीजिएगा एक बार, चाहे वो आप सफारी ले रहे हैं, चाहे आप हैरियर ले रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये ड्राइव रिव्यू जो हमने एक्सटेंसिव, जो डिटेल ड्राइव रिव्यू कवर किया है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।